दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आपने फाइनेंस की सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है और हमने वापस फाइनेंस का यूनिट थर्ड का पार्ट मैं आप लोग के लिए वापस लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, हमारा फाइनेंस में अब यूनिट थ्री में सिर्फ 4 या 5 लेक्चर्स और मैं लूँगा आपका पूरा यूनिट थ्री कवर कराने में, और यूनिट फोर में बॉबी सर सिर्फ एक लेक्चर और लेंगे जो कि फाइनेंशियल रेशियोज पे होगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर दोस्तों, आप लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा समझ में आ जाएगा और ई गवर्नेंस समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पूरा कंप्लीट करेंगे और यूनिट थ्री का ये वाला पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर चालू करूं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने फाइनेंस के यूनिट वन यूनिट टू पूरा कंप्लीट कर चुका है। यूनिट थ्री में मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। और यूनिट फोर में हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशियोज, वो बॉबी सर ने ऑलरेडी आपका ले चुका है। एक पार्ट और बाकी है जो कि फाइनेंशियल रेशियोज का है। और इसके अलावा हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें नवंबर के 3 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट और बाकी है जिसमें हम एथिक्स और सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यूज सीरीज चल रही है, क्वांट्स की 2023, 2022, 2020 हमने अपने चैनल में अपलोड कर दी है। साथ में रीजनिंग की जो सीरीज है दोस्तों, वो भी 2022 और 2022 और 2020 अपलोड हो चुकी है। और साथ में इंग्लिश की सीरीज भी अभी मैंने पीवाईक्यूज की चालू करी है। साथ में प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से आपको मैं इंग्लिश का बेसिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो सब कुछ हमारे चैनल में दोस्तों हो रहा है। एक बार फाइनेंस खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैनेजमेंट और ईएसआई की सीरीज़ भी लाऊं। ठीक है, वो प्लानिंग चल रही है, बैक एंड में प्रोसेस चल रहा है, वर्क चल रहा है दोस्तों। बट वो तभी आएगी जब दोस्तों आप लोग इस चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और साथ में अपने ओपिनियंस भी आप दे सकते हो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल ओपन है सजेशंस के लिए। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ बोलिए, या कुछ भी सजेशन हमें देना है, हमारे टीचिंग से रिलेटेड कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ हम लोग उसका भी तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे अगर आप हमें सजेशन देते हैं। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों, आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों कॉर्पोरेट। आपको मेरे साथ रनिंग नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोग को टॉपिक समझ में आ जाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, ये हमारा भी पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, जब भी आप कॉर्पोरेट्स के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? या तो शेयर होल्डर्स आता होगा या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि कंपनीज की सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, कंपनी को कहाँ पे एक्सपेंशन करना है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर की वोटिंग सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। यूजुअली शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, कंपनी के ओनर्स तो स्टॉक्स के फॉर्म में जब कंपनी अपने स्टॉक्स निकालती है तो बहुत सारे लोग उसके स्टॉक्स खरीदते हैं, साथ में वो ओनर बन जाते हैं। बट कंपनी के लिए क्या ये फिजिबल होगा कि वो सारे अपने शेयर होल्डर से पूछे कि हमें ये करें, क्या हमें वो करें? तो कंपनी कहती है नहीं, हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे जो कि कंपनी के डिसीजंस लेंगे। हाँ, बट शेयर होल्डर्स आप लोगों को ये काम हो सकता है कि आप वोटिंग दे दें और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम उसके अकॉर्डिंग चुन लें। ठीक है, इतना हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिसीजंस लेते हैं दोस्तों, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ डिसीजन ले ले। ऐसा कुछ डिसीजन ले ले कि उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए, वो सबके बारे में ना सोचे, वो कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचे, वो बस अपना घर भरने के बारे में सोचे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती है जो कि अनएथिकल हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो, बिजनेस ऑपरेशन स्मूथ चले, अच्छे से चले, एथिक्स मेंटेन रहे, ठीक है, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसके लिए कुछ सेट्स ऑफ रूल्स गवर्नेंस होती है। उसी को हम कहते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, समझ में आ गया? फेयर प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन आपका सही से ऑपरेट कर रहा हो, बेनिफिट्स सबको मिले, अच्छे से हो, सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है, तो ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलेगा? आ गया समझ में? अब इसको लिखना कैसे है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो दोस्तों, शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे होते हैं अपने, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है,
अब ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख सकते हैं, ये अपना नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, इससे शेयर होल्डर्स अफेक्ट हो सकते हैं। ये ऐसा ना करे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसी के लिए है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, आपको बेसिक्स बोला ना आपको, मैं बेसिक्स अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेसिक्स इतना है। तो अब हम इसके बारे में, ये समझ में आएगा ना बेसिक्स, तो अब हम लिखते हैं कि आपको लिखना क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस refers to the process that ensures, ऐसा प्रोसेस दैट इंश्योर करता है दैट मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, मैनेजमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज are carried out in accordance with the highest prevailing standards of ethics and effectiveness to safeguard the interests of all its shareholders। समझ में आ गया दोस्तों? देखो, इस बेसिक को समझने के बाद आपको ये लाइन अब बहुत आसान लगने लग गई होगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए मैं आपको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सब कुछ सिंपल लगे और आसान लगे। और कुछ लिख सकते हैं क्या इसमें? इसमें लिख दो आप ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट प्लस फेयर प्लस एथिकल, ओके, पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट ई गवर्नेंस। ठीक है, समझ गए? इतना ही आपको करना है। अब इसमें दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको ध्यान रखना है किन किन का रोल्स रहता है। ठीक है, किन किन का रोल्स रहता है। एक मिनट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके आप 3 पार्ट बना लो। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा आप लिख लो दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तीसरा आप लिख लो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, 3 पार्ट्स आपने लिख लिया इसके। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है दोस्तों, वो एम्प्लॉय भी होता है, साथ में शेयर होल्डर भी होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, जिससे आप
समझ पा रहे हो, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लॉय तो नहीं है पर शेयर होल्डर हो सकता है। और ये जो होते हैं यूजुअली एम्प्लॉय भी नहीं होते, नहीं शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, आया समझ में बेसिक कॉन्सेप्ट इसका? बेसिक बेसिक यही है। और इसके बारे में भी आपको लिखवा ही देता हूँ ताकि आप लोग लिख ले अगर कुछ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिख लो। हैव ड्वेल रोल्स, हैव ड्वेल रोल्स एज एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड एज डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर ब्रिंग्स इंसाइडर पर्सपेक्टिव टू टेबल, डिस्कस ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट लिख दो, आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दो आपने ये जो कॉन्सेप्ट है शेयर होल्डर एम्प्लॉय इतना ही लिख दिया, यही समझ लिया तो आपके लिए आपका काम बन चुका है। बट स्टिल आपको थोड़े एडिशनल मैं पॉइंट्स करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग हथियार के साथ रेडी रहो एग्जाम में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, ये ब्रिंग इनसाइड पर्सपेक्टिव था एग्जीक्यूटिव में, ब्रिंग्स आउटसाइड पर्सपेक्टिव। आउटसाइड क्यों लगेगा? क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो होते नहीं है, तो आउटसाइड भी ज़रूरी है। कोई भी मार्केट में आप न्यू एंटर करते हो तो आपको मार्केट एनालिसिस करने ज़रूरी है। आपको आउटसाइड लोगों के बारे में आपका परसेप्शन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। आउटसाइड पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव टू द टेबल। कॉल लिख लो, मे बी representing, may be representing a major shareholder, नॉन एग्जीक्यूटिव। अब हो गया इंडिपेंडेंट, नाम से समझ में आता है इंडिपेंडेंट है भाई, मतलब दोनों नहीं है। ठीक है, लिख लो ये मे और मे नॉट, यहाँ पे मे नॉट होल्ड। शेयर होल्डर्स जो है यहाँ पे थोड़ा डाइसी है, इससे स्टार लगा देता हूँ, बट नहीं भी हो सकता है इंडिपेंडेंट में, है ना। मे और मे नॉट होल्ड शेयर्स इन दी कंपनी। ठीक है, इतना ही लिख दो। फिर अब हम पढ़ते हैं आरबीआई क्या हुआ इसके बाद। इसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस लाए कि आप लोग कैसे चेयरमैन के जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे, मीटिंग्स में क्या क्या आप डिस्कस करोगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे। डिफरेंट बोर्ड्स बनाया है बैंक में, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट बोर्ड्स इन बैंक्स, ठीक है, देखते हैं इसको कौन कौन से बोर्ड्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला, सेकंड ऑडिट कमेटी बोर्ड दूसरा, थर्ड आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड,
बिफोर द नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ चीज़ें आपको देखनी है। पहला ले लेते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कॉमन पढ़ेंगे। वो हो गया चेयरमैन। चेयरमैन कहाँ से आते हैं? कोरम, कितने लोग अटेंड करेंगे मीटिंग को, ठीक है। चेयरमैन कौन होगा, कितने लोग अटेंड करेंगे, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना सबका एक साथ पढ़ लेते हैं, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाए, इसमें कन्फ्यूजन आपका कम हो जाए। चेयरमैन, कोरम, कितने मेंबर्स अटेंड करेंगे, और रिक्वायरमेंट। डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स, ठीक है। ताकि आपको एक साथ सब कुछ समझ में आ जाए। पहला हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो चेयरमैन होगा दोस्तों, इसमें चेयरमैन जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर कोई भी एब्सेंट होगा, इन द एब्सेंस ऑफ चेयर ऑफ द बोर्ड, जो मीटिंग्स होगी वो कौन चेयर करेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका चेयरमैन बनेगा, ठीक है। द चेयर ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोरम होता है भाई कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो जितने भी मेंबर्स का आप लोग का बोर्ड है, जितनी भी स्ट्रेंथ है आपकी बोर्ड की, उसका 1/3 या 1/3 इंटू टोटल स्ट्रेंथ और 3 मेंबर्स, दोनों में से जो भी बड़ा हो, विच एवर ग्रेटर, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? हाफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जितने भी मेंबर्स हैं उसके जो हाफ इंटू स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, या 2 मेंबर्स। फॉर एग्जांपल 3 मेंबर्स का आपका कोरम है, तो 2 मेंबर्स आपके एटलीस्ट, क्योंकि 1.5 तो होगा नहीं, 3 का हाफ कितना होता है 1.5, तो 2 मेंबर्स एटलीस्ट कुछ भी बैठे तो 2 मेंबर्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? ईजी है। इसी से आपके डेफिनेशन वगैरह सब आपको एक ही साथ में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कहीं जाना ना पड़े, फिर एक साथ सब कुछ फ्लो चार्ट के हिसाब से हो जाए, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड क्या था अपना? ऑडिट कमेटी बोर्ड। ऑडिट कमेटी बोर्ड, भाई बिल्कुल इसमें भी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए,
क्योंकि आप ऑडिटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप नहीं चाहते हो कि आपका जो कोई बंदा हो, आपकी कंपनी का कोई बंदा हो वो ऑडिट करे, या एक डिपार्टमेंट, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा ऑडिट करे। क्योंकि अगर पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा अगर ऑडिट करेगा तो डेफिनेटली करप्शन के चांसेस, कुछ घपलेबाजी के चांसेस जो रहती है वो बढ़ सकती है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट को हाईलाइट नहीं कराएगा, तो अपने फ़ायदे के लिए वो कर सकता है कुछ। डैट्स वाई हमें चेयरमैन कैसा चाहिए इसमें, इंडिपेंडेंट चाहिए। ठीक है, चेयर ऑफ द बोर्ड शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, और मेजरली कौन होने चाहिए, जैसे अपन ने कोरम में देखे थे, कोरम में हमने देखा था कि 1/3 होने चाहिए। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ के। और जो कोरम है वो यहाँ भी 1/3 ही होंगे एटलीस्ट, बट यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और मिनिमम 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स होने चाहिए कोरम पे। और ये कुछ क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, ये भी लिख लो। 1 मेंबर जो होगा वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होगा, एटलीस्ट लिख दो, एटलीस्ट 1 मेंबर shall have professional expertise और qualification in financial accounting और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल होना भी चाहिए। आप ऑडिट का काम करने जा रहे हो तो ऑडिटिंग में आपको डेफिनेटली फाइनेंस का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, 3 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होने चाहिए इसमें। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है मीटिंग जो है वो एक क्वार्टर में, एक भी फाइनेंशियल क्वार्टर में एक बार तो होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 2/3 जो मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं, 2/3 of members who attend the meeting are या shall be independent directors। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ मिनिमम प्रेजेंट होनी चाहिए, इसका मतलब होता है कोरम। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी टू मेंबर्स इंडिपेंडेंट, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंट या 2 मेंबर्स इंडिपेंडेंट थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, यहाँ पे 2/3 है। तो देखो ये सब याद रखना है। और ये एटलीस्ट 1 मेंबर शेल बी दिस, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है इसमें कोरम पे, और रिक्वायरमेंट्स ऐसी है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों एकदम अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है सब, ये सब आप नोट बनाइए आप, लेकिन इसको याद रखिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। इस लेक्चर के एंड पे आपको जितनी भी दुख दर्द तकलीफ़ है
सब खत्म हो जाएगी। आई नो आपको सब समझ में भी आ रहा होगा, बस मेरे साथ नोट बनाते हुए चलना, ठीक है। अब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग RMCB, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चेयरमैन होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, एंड चेयर ऑफ द बोर्ड शुड बी वन हु शैल नॉट बी द चेयर ऑफ द बोर्ड और एनी अदर कमेटी ऑफ द बोर्ड। बाकी दूसरी कोई कमेटी का पार्ट नहीं होगा, नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर कमेटी, ठीक है। ये एकदम अच्छे से समझ जाओ, कोई भी बाकी कोई कमेटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट है भाई, रिस्क को रिड्यूस करना है कंपनी के, ठीक है। मेजॉरिटी कोरम पे, कोरम है, देख लो कोरम ही है, हाँ कोरम है। मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, प्लस मिनिमम 3 मेंबर्स, एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो चाहिए, ठीक है। इसके रिक्वायरमेंट्स वापस वंस इन अ क्वार्टर मीटिंग होनी चाहिए, लोग मिले वंस इन अ क्वार्टर में, एंड हाफ इंडिपेंडेंट, यहाँ भी हाफ स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है, बस यहाँ पे 2/3 है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो आ ही रहे हैं बच्चे, रिक्वायरमेंट्स में इंडिपेंडेंट तो सब आ ही रहे हैं, ठीक है। सब में हाफ है, इसको छोड़ के इसमें ये 2/3 है। फोर्थ बचा है नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी, ये भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोर चार्ट से दोस्तों ये अच्छा हो गया ना, आपके पास एक साथ चारों कमेटी का डेटा आ गया। अगर मैं इकलौता एक एक करे करता तो वो कन्फ्यूजन हो जाता। लिख दो क्या नाम है, नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी लिख दो भाई। नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड शुड नॉट बी चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो आ रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो बंदा नहीं होना चाहिए, वो चेयरमैन उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेगा इजी। और अब चलते हैं हम लोग कोरम की तरफ। कोरम हो गया अपना नॉन एग्जीक्यूटिव, वही कोरम है नॉन एग्जीक्यूटिव। कोरम में दोस्तों मैक्सिमम आप देख रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव ही आ रहे हैं कोरम में। कोरम अपना नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। वही प्लस मिनिमम 3 मेंबर्स, याद ही हो गया होगा। देखो इतना मैं इसलिए ऐसा पढ़ाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको इस लेक्चर के बाद याद ही हो जाए चीज़ें, एकदम सिंपल वे से आपको सब चीज़ें याद ही हो जाए, कोई टेंशन तो नहीं होगी। ये क्या होगा, ये भी हाफ
इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसमें से एक चीज़ और है, वन शैल बी मेंबर ऑफ RMCB, वन शैल बी मेंबर ऑफ RMCB। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मतलब नॉमिनेशन एंड डेनिमिनेशन कमेटी में जो इसके रिक्वायरमेंट्स होगी वो हाफ इंडिपेंडेंट होगी, और जो इंडिपेंडेंट होंगे वो RMCB के मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। इतना सा था दोस्तों। तो आपका ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसका बेसिक्स पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ई गवर्नेंस पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? ई गवर्नेंस, ठीक है। लिख लेते हैं आप ई गवर्नेंस। तो देखो ई गवर्नेंस क्या होता है। ई बना है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसमें जो ई होता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और जी मतलब गवर्नेंस का मतलब गवर्नेंस है। अब ये जो है दोस्तों, ये ई गवर्नेंस जो बेसिकली आपके जो एसोसिएटेड होती है, ये होती है कि गवर्नेंस करना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा पे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वो ट्रांसफ़र होके आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डेटा कौन से कंप्यूटर से कौन ट्रांसफ़र किया। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे डेटाज आते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जाती है, सब कुछ जाता है। अब वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होता है, या एक बैंक से दूसरे बैंक, ये बहुत बड़ा चेन होता है। तो एक एक जगह कौन कौन सी लोकेशन से कौन कौन सा डेटा जा रहा है, आ रहा है, और सब चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देना, पेपर की रिडक्शन हो जाती है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना आसान हो जाता है, डेटा कलेक्शन अच्छा हो जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता चल सकता है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ से आया है, कौन वो अकाउंटेबल है, कौन सा डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है। जैसे समझ लो कोई फाइल्स है, आपने कोई फाइल्स अपनी रखी हुई है और वो डिपार्टमेंट से वो पास हुई है कि नहीं हुई है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो ऐसे पोर्टल्स के थ्रू। तो इसमें आपको समझ में आ जाता है कि कौन अकाउंटेबल है, इससे करप्शन भी कम होगा। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ई गवर्नेंस लाने का, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लाने का, वो यही था। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, यही था बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, पढ़ लेते हैं इसमें। ई गवर्नेंस इज बेसिकली associated with carrying out the functions and achieving the results of governance through utilization of information and communication टेक्नोलॉजी, ICT बोलते हैं इसे। क्या होता है? बेसिकली एसोसिएटेड विद कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ अचीविंग द रिजल्ट्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के जो फंक्शंस है वो सब को कैसे अचीव करना? थ्रू यूजिंग योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वही आपकी ई गवर्नेंस होती है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। वाई लिख दो, वाई गवर्नमेंट शुड यूज, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, हमारा होता है डेटा, ठीक है। डेटा होता है, इससे क्या जाती है? इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जब जाती है, इससे क्या होता है? स्पीड हो जाती है, स्पीड भी हो जाती है, प्लस स्पीड इन लिख दो, स्पीड इन डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाता है,
अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ई गवर्नेंस सिस्टम का ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, करप्शन कम हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा फंडामेंटल है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो ये फंडामेंटल्स है दोस्तों, लिख लेते हैं। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ठीक है, प्रोवाइड्स efficient storing and retrieval of data। ठीक है, ये हो गया। कॉमा, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन which helps in improving decision making। It increases transparency and accountability which reduces corruption। ठीक, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी देख लो आप। स्टार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, थोड़ा बहुत फैक्ट्स है। मेन थ्रस्ट था जो मेन थ्रस्ट फॉर ई गवर्नेंस was provided by launching of National Informatics Center Network। ठीक है, बोलेंगे हम लोग NIC NET, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। मेन थ्रस्ट जो था ई गवर्नेंस का, वो कौन दिया? NIC NET ने, जो कि है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। कब? 1987 में। क्या ये? विच इज, लिख दो, विच इज नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, और था दिस वॉज फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर DIS NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये वाला डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, प्रोग्राम 2, कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कंप्यूटराइज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये सब लॉन्च हुआ है। ऑफिसेस in the country
ठीक है, इतना ही लिख दो। इसमें इसमें क्या हुआ था, कॉल लिख दो, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। क्या हुआ था, ये ऑफर हुआ था, ऑफर टू द स्टेट गवर्नमेंट, बस खत्म। ठीक है, तो ये थे, और इसके कुछ फर्दर इनिशिएटिव्स लिख दो, ई गवर्नेंस के कुछ इनिशिएटिव्स भी लिख ही देते हैं, ये आपकी स्कीम्स में भी काम आ जाएगी, कुछ देते हैं इनिशिएटिव्स। ठीक है, स्कीम में भी काम आ जाएगी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना, क्या हुआ था इसमें, इन कोलैबोरेशन विथ एनआईसी। एनआईसी पड़ा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वही होता है एनआईसी। ठीक है, इंश्योरिंग दैट landowners get computerized copies of ownership। जो भी लैंड ओनर्स हैं उनको कंप्यूटराइज कॉपी मिल जाए लैंड की, क्रॉप की, ताकि उनका काम आसान हो जाए, लाइन लगाना ना पड़े उन्हें। ठीक है, टेनेंसी एंड अपडेटेड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन डिमांड। ठीक है, एनआईसी के कोलैबोरेशन में लैंड ओनर्स को इंश्योर किया गया कि लैंड ओनर्स के पास कंप्यूटर कॉपीज़ हो, कंप्यूटराइज सिस्टम्स हो, जिसमें कि उनकी ओनरशिप की कॉपीज़ हो, क्रॉप की बारे में बातें हो, लैंड के बारे में बातें हो, रिकॉर्ड मेंटेन सही से रहे। ठीक है, पहला हो गया आपका, हो गया भूमि प्रोजेक्ट। ठीक है, भूमि प्रोजेक्ट ये था स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी होगी लैंड रिकॉर्ड्स की, सेल्फ सस्टेनेबल होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटराइज डिलीवरी होगी कि तो पूरे रूरल इंडिया को रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। ठीक है, मेन दो, ऑनलाइन डिलीवरी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल ई गवर्नेंस project for the computerized delivery of 20 million rural land records। लिख दो, थोड़ा बहुत इसमें फैक्ट्स हैं। तो 6.7 मिलियन फार्मर्स थ्रू, कैसे होगा, 177 गवर्नमेंट ओन्ड कियोस्क्स, स्टेट ऑफ कर्नाटका का है। ठीक है, भूमि प्रोजेक्ट आया समझ में। एक और प्रोजेक्ट हो गया अपना, एक प्रोजेक्ट हो गया अपना लोकवाणी, लोकवाणी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पीपीपी मॉडल है, आप जानते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, प्रोजेक्ट है। कहाँ का है, यूपी का है, 2004 का है ये,
2004 का। ऑब्जेक्टिव था एक सिंगल विंडो सेल्फ सस्टेनेबल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन देना, ताकि वो ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस और जितनी भी सर्विसेज है वो सारी प्रोवाइड हो। तो ये आप लिख सकते हैं यूपी का है, ठीक है। कहाँ का? यूपी का है। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। पीपीपी 2004 नवंबर 2004 नवंबर। ऑब्जेक्टिव to provide a single window self-sustainable e-governance solution with regard to handling of grievances, land records maintenance, and provide mixture of essential services। ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये। अब एक और दो और लिख लो। एक ई सेवा है और स्मार्ट गवर्नेंस। ई सेवा आंध्र प्रदेश, रुक जाओ, ई सेवा लिख लो सबसे पहले। ये आपको हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक और लिख लो स्मार्ट। इसके बारे में उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस पता कर लो कि ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश ई सेवा पोर्टल है। ई सेवा पोर्टल का मेन था, ई सेवा प्रोजेक्ट जो था, सर्विसेज जो है डिलीवर हो कस्टमर्स को, सिटीजन्स को, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सिटीजन्स को कनेक्ट करके जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो लोगों तक जाए। कैसे? दोनों डिपार्टमेंट्स और कस्टमर्स को आप कनेक्ट कर दो, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इससे डिलीवर हो जाए, वर्क फ्लो ऑटोमेशन हो, नॉलेज मैनेजमेंट हो, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाए। कुछ नहीं, अगर आपको करना ही है तो लिख दो कस्टमर, कुछ लिखना ही है तो कस्टमर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज एफिशिएंटली। इतना समझ जाओ इसको, ठीक है, इतना समझ जाओ। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी, अवेयरनेस, नॉलेज, इंक्लूसिविटी तब बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना ही है, इतना ही बस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग डिजिटल इंडिया पढ़ेंगे, फिर यूनियन बजट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, बजट्स के बारे में, और डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस्ड क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, बजट्स के टाइप क्या होते हैं, ये सब भी आपके सिलेबस में है ना, तो वो हम देखेंगे और काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम लोग ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखा, फिर डिफरेंट बोर्ड्स ब्रांड्स देखे, बैंक्स में डिफरेंट बोर्ड्स देखे हम लोग ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी बोर्ड्स देखा, और फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ
द बोर्ड देखा, नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी देखा, उसमें हम लोग डिफरेंट एकदम चेयरमैन कोरम रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ई गवर्नेंस के बारे में जाना, फिर गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है ये सब सिस्टम्स को, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ई गवर्नेंस स्टार्ट कब हुआ था, कौन स्टार्ट किया था, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने किया था। फिर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स कैसे कनेक्टेड हुए थ्रू DIS NIC प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स भी कनेक्ट हो गए। फिर इनिशिएटिव्स देखा गवर्नमेंट के, 5 इनिशिएटिव्स हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, और प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये सब जो लेक्चर्स है इसको बहुत अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चीज़ें वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव जो कि आउट ऑफ 200 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है, ऑलमोस्ट 66.66%, दैट इज 2/3 वो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको ऐसा ये पैडागोजी के थ्रू पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ खुद लिखेंगे, क्योंकि मैं जैसा पढ़ाऊँगा आप लोग भी वैसे ही पढ़ेंगे, अगर मैं लिखूँगा तो आप लोग भी लिखेंगे। मेरा यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप लोग लिखने में पीछे मत रहिए। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप डेफिनेटली ये एग्जाम्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, इसमें होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव में लोगों का आंसर पता होता है बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इस टाइम में, इस स्टिपुलेटेड टाइम में हम लोग कैसे टाइप करें, इसके कारण उनका जो पेपर है वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स सफ़र करें। मैं चाहता हूँ यहाँ से जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है उसका हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो, और जितना कंटेंट होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पढ़ाना चाहिए वो मैं पढ़ा के आप लोग को दूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद।